हाँ जी बच्चों, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, हमारे पास अकाउंटिंग के दो सिस्टम हैं, एक तो कैश बेसिस और एक अक्रूवल बेसिस। ठीक है, एक कैश बेसिस और एक अक्रूवल बेसिस। तो कैश बेसिस के अंदर क्या होता है? कैश बेसिस के अंदर सारी की सारी ट्रांजेक्शन की जाती है सिर्फ कैश पे ही। और अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है? जो ट्रांजेक्शन इस ईयर की है ना, उसे रिकॉर्ड किया जाता है, उसे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब मेरा आप लोगों से सवाल, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पुट अप किया कि हमारी जो सेल्स है वो दो तरीके की है क्वेश्चन में, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स कितनी है? 5 लाख। क्रेडिट सेल्स 2 लाख। ओके, एक्सपेंसेस मैंने पे कर दिए हैं 50,000 और अनपेड है 20,000। अब मैंने आपसे ये पूछा कि मेरा प्रॉफिट्स कितने हैं। क्या मेरे प्रॉफिट्स 5 लाख में से माइनस कर दूं 50,000 तो मेरे प्रॉफिट्स आ जाएंगे? या फिर अगर मैं 2 लाख में से 20,000 माइनस कर दूं तो मेरे प्रॉफिट्स आ जाएंगे? या फिर मैं कहता हूं कि टोटल सेल्स जो है उसमें से अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कर देता हूं तो मेरे प्रॉफिट्स आ जाएंगे? तो आप लोगों में से किसी ने कोई जवाब मुझे दिया नहीं चैट सी पे मेरे होगा को। सर। चैट पे मेरे ऑप्शन को थर्ड होगा। आनंद जी ने जवाब दिया सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यस सर। तो ऐसा क्यों सोचते हैं आप लोग, बताइए जरा मुझे, ऐसा क्यों सोचते हैं? कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको? सर क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे और ये पूरे ईयर में चाहे कैश में हो या फिर क्रेडिट में, दोनों को हम लेते हैं, इसलिए हम दोनों को प्लस कर दिया और वो माइनस कर दिया। जो एक्सपेंस है वो माइनस कर दिया, बिल्कुल सही। अब इस चीज को जो मैडम ठीक ने है सर। बोला, मैं जरा एक्सप्लेन करता हूं अपने पास में कि बेटा, जब हम एक बिजनेस के अंदर काम करते हैं ना, ये हमारा बिजनेस है और हम इस बिजनेस के अंदर काम करते हैं, और बिजनेस के अंदर दो तरीके की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कैश और क्रेडिट। अगर कोई पर्सन ये कहता है कि मैं सिर्फ कैश बेसिस पे ही बिजनेस कर लूंगा, तो वो कभी ऐसा नहीं कर पाएगा, वो कभी ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपने सप्लायर से हर बार डीलिंग जो है वो कैश बेसिस पे तो नहीं कर पाएगा ना। वो कैश बेसिस पे कर पाएगा क्या हर बार? और अपने कस्टमर को क्या वो हर बार सिर्फ कैश बेसिस पे ही सामान बेच पाएगा? नहीं सर। सर, बिजनेस का दूसरा नाम ही क्रेडिट है, बिजनेस चलता ही क्रेडिट पे है। इस वजह से हम क्या कहते हैं, इस वजह से हम ये कहते हैं कि सर, हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो और कैश और क्रेडिट दोनों पे चलती है, कैश प्लस क्रेडिट दोनों पे चलती हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं सर अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस, ठीक है सर। अब अक्रूवल बेसिस को आगे और अच्छे से समझने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि बेटा, ऐसा है कि मेरे को एक कसम खानी है, मुझे एक कसम खानी है, हैशटैग कसम। क्या कसम? ट्रांजैक्शंस related to current year only will be recorded in the books of account
बुक्स ऑफ अकाउंट टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है जी, ये मैंने रूल बना लिया अपना, और ये रूल मेरी एक तरह की शपथ है, कसम है कि भाई मैं इसी तरीके से ट्रांजैक्शंस करूं। सर ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है? सर ट्रांजैक्शंस का मतलब है किसी भी तरीके की कोई भी इनकम और कोई भी एक्सपेंडिचर। ठीक है, ट्रांजैक्शन का मतलब है कोई भी तरह की, किसी भी तरह की इनकम या किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपेंडिचर। अच्छा एक बात बताओ, जरा ध्यान से सुनना। मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि मैंने इस साल एक्सपेंडिचर पे की, एक्सपेंडिचर किया, मैंने एक्सपेंस किया कितने का? ₹20,000 फॉर 21-22। अभी क्या चल रहा है? 21-22 चल रहा है। और मैंने इसी साल एक्सपेंस किया ₹5,000 फॉर 22-23। ठीक है जी, और साथ ही में मैंने एक्सपेंस किया 1,000 का फॉर 2021। ठीक है जी, ये तीनों की स्टेटमेंट है। तो मेरे टोटल एक्सपेंसेस, मैंने कैश एक्सपेंसेस कितने किए हैं? मैंने कैश एक्सपेंसेस कितने किए हैं बताओ जरा। सर 26,000, 26,000। लेकिन मेरे एक्चुअल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू ईयर वो कितने हैं? अगर मेरा करंट ईयर जो है 21-22 है, मैं बार बार 21-21 क्यों लिख देता हूं, 21-22। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपना माइक ऑन करके बोला कीजिए देव साहब, क्योंकि बार बार चैट पढ़ने में मेरे को समय लग जाता है। हाँ जी, सभी से जवाब। सर 20,000। हाँ जी सर बोलिए ना। 20,000 20,000 इज द राइट आंसर। सर ये क्या बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हो आप हमसे? ये तो कोई भी बता देगा कि 20,000 रुपए इस साल के एक्सपेंडिचर थे हमारे, क्योंकि आपने अलग अलग लिखा हुआ है। अगर मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन ना दी होती और सिर्फ ये बोला होता कि 26,000 के मेरे कैश एक्सपेंडिचर मैंने किए, जिसमें से कि 5,022-23 अगले साल से रिलेटेड और 20-21 यानी कि पिछले साल के थे 1,000, तो भी आप मुझे क्या करके बोलते कि सर 26,000 में से आप लास्ट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का माइनस कर दीजिए 6,000, तो हमारा आंसर क्या आ जाता? 20,000। क्यों? क्योंकि सर हमने एक कसम खा रखी है कि हम अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए केवल करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में स्थान देंगे। ओके, ये जो चीज है ना, ये जो जनरल रूल है ना, हमें भूलना नहीं है। ठीक है सर, कभी नहीं भूलेंगे। आ जाओ जी, अब आगे चलते हैं। मतलब ये सिर्फ स्पून फीडिंग हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। सिखा रहा हूं मैं आपको कि बेटा हम काम किस तरीके से करते हैं। अब चलो आगे चलते हैं और अच्छे से देखते हैं। पहले मैं बात करता हूं सर एक्सपेंसेस की। पहले किसकी बात करूंगा मैं? एक्सपेंसेस की बात करूं।
तो मैंने यहां लिखा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बेटा दो तरीके के होते हैं। हाँ सर बिल्कुल दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? एक तो होते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है सर? येट टू पे, मतलब ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी पे नहीं हुए हैं। अधिकार बनता है, जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि भाई मैंने किसी लेबर को सैलरी देनी थी, लेबर को वेजेस देनी थी, लेकिन अभी तक उसको दी नहीं है, तो उसका अधिकार है लेने का, है ना? ड्यू हो चुकी है, ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक मैंने पे नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग, यानी कि येट टू पे। ओके सर, आगे चलते हैं। एक होता है सर एक्सपेंसेस प्रीपेड। हाँ सर प्रीपेड तो हम सभी को मालूम है। प्रीपेड का मतलब होता है वेल इन एडवांस, इन एडवांस। अच्छा, अब आउटस्टैंडिंग जो होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारी एक तरीके से लाइबिलिटी होते हैं, क्योंकि हमने अभी तक पे नहीं किए ना, ऑब्लिगेशन है हमारी। और प्रीपेड क्या होते हैं सर? हमारे एसेट होते हैं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर इसकी सर्विसेज हमें मिलेंगी। लेट्स से मैंने अपने लैंडलॉर्ड को क्या बोला कि सर आप मुझसे अगले साल का रेंट भी आज ही ले लीजिए, तो अगले साल के लिए ये मेरे लिए बेनिफिट है कि मुझे अगले साल रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। प्रीपेड मैंने कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, तो ये मेरे लिए एक तरीके का बेनिफिट है। फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों? एसेट कहते हैं। ओके, अच्छा, अब ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना बेटा, ये भी फर्दर दो तरीके के होते हैं। कौन से दो तरीके के होते हैं? लिखेंगे इसको, बिल्कुल आराम आराम से, बिना किसी जल्दी के हमें काम करना, ताकि काम खराब ना हो। तो सर ये होते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अब एक बात सोच करके बताना मुझे कि जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जो शुरुआत में जब मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट शुरू की तो उसमें मेरे कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पड़े हुए थे, तो क्या ये इस साल से रिलेटेड है? क्या ये इस साल से रिलेटेड है? नो सर, पिछले साल से, पिछले तो साल सर से रिलेटेड previous है। से। बिल्कुल सही जवाब। क्यों? क्योंकि सर सोचने वाली बात है, जैसे ही हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट नए साल के लिए खोली, यानी कि अपनी दुकान का शटर खोला, हमें लाइबिलिटी दिखाई दी, तो वहां लाइबिलिटी जो रखी हुई है, अभी तक तो हमने काम शुरू ही नहीं किया, डे वन है बिजनेस का नए साल में, तो इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। तो यहां पे लिख लेते हैं बेटा रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। अच्छा, हमने क्या कसम खाई थी कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शन को लिखूंगा? जो सर सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड हो। हाँ सर, हमने तो कसम खा रखी है ऐसी, और मैं ये बार बार आपको याद भी दिलाऊंगा कि आपने ऐसी कसम ले रखी है। तो हम क्या कहते हैं? रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, देयरफॉर विल बी डिडक्टेड फ्रॉम expenses if already included। ठीक है, यानी कि अभी एक एग्जांपल देता हूं, आप यहां पे मत लिखना, मैं इसके लिए अलग पे, चलो मैं भी अलग ही ले लेता हूं। मान लो जी एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम क्या बोलते हैं?
एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैं ये कहता हूं कि मेरे एक्सपेंसेस जो थे वो कितने थे 50,000 और इसके अंदर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इंक्लूडेड थे, इसके अंदर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इंक्लूडेड थे कितने 10,000। तो वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, तो सर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है तो ये यहां से डिडक्ट हो जाने चाहिए, यानी कि माइनस हो जाने चाहिए। इसका मतलब हमारे एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितने हैं सर 40,000 है जो इस साल के लिए थे। ओके चलो अब आगे देखते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ध्यान से समझना बातों को। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सर ये कौन से एक्सपेंसेस थे जब हमने अपना काम पूरा कर लिया, पूरे साल काम पूरा कर लिया, अपने सारे के सारे जो अपने हमारे पास में वो थे लेबर वगैरह उनको हमने वेजेस पे करनी थी, लेकिन अभी भी कुछ लेबर को हमने वेजेस पे नहीं की, तो ये हमारे क्या है क्लोजिंग में बचे हुए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, यानी कि ये क्लोजिंग का है। तो जो क्लोजिंग का था क्या वो इस साल के एक्सपेंसेस होंगे? बोलो जवाब दो। यस सर, इस साल के और प्रीवियस ईयर दोनों के होंगे। इस साल और प्रीवियस ईयर मतलब सर जो पिछला ईयर होगा ना उसके भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने नेक्स्ट ईयर के होंगे ना, अलग कर दिया। ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मैंने अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। सर जैसे जो पिछले ईयर के जो आउटस्टैंडिंग थे वो भी हमने अब तक पे ना करे हो तो सर वो तो क्लोजिंग में होंगे ना। अब सही बोले आप, अब सही बोले। ये जो आपने एक लाइन बोली ना कि अगर पिछले साल के भी हमने इस साल तक पे नहीं किए होंगे तो वो हमारी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में आ जाएंगे। अब सही बोले आप, लेकिन ये जरूरी नहीं है हर बार ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो है वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बन जाए, क्योंकि बेटा हम हर बार क्या करते हैं पहले पिछले वाला हिसाब जो है, जैसे मान लो आप मुझसे क्लास 11th में पढ़ते थे, ठीक है, फिर आप क्लास 12th में पढ़ते थे मुझसे, तो क्लास 11th के आपके कुछ ड्यूज रह गए थे, ठीक है, आपने मुझे देने थे। तो अब मैं क्या कहूंगा 12th में ना आपने मुझे फी दी और मैंने ये बोला, मैंने कहा भाई आपका ना पिछला हिसाब क्लियर हो गया, अब इस साल का रह गया। क्यों? क्योंकि मैं क्या करता हूं पीछे से हमेशा एडजस्ट करते हुए चलता हूं, ये होता है। अच्छा जी चलिए ठीक है, अब सुनो बच्चों, ये क्या है सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रिलेटेड टू करंट ईयर एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हम इसके साथ करें क्या, therefore it should be added to current year expenses if not included। ठीक है सर, लिख लिया हमने, ओके जी। चलो अब सर प्रीपेड की बात समझ लेते हैं। प्रीपेड क्या कहता है सर? प्रीपेड की भी ना दो क्लासेस होती है, एक तो ओपनिंग प्रीपेड और एक क्लोजिंग प्रीपेड। ओपनिंग प्रीपेड और क्लोजिंग प्रीपेड। सर जो ओपनिंग प्रीपेड होते हैं, ध्यान से सुनना, अगेन वही बात आ जाएगी, शॉप के खोलते ही जिस दिन मैंने शॉप खोली पहले दिन मुझे कोई ओपनिंग प्रीपेड मिले, यानी कि सोच करके देखो कि ये मुझे जो मैंने क्या नाम है एक्सपेंस प्रीपेड थे, मतलब पहले से प्रीपे कर रखे थे, मेरे को ओपनिंग में दिखाई दिए, तो क्या ये मेरे करंट ईयर के एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाएगा? मतलब मान लो, ध्यान से सुनना, कि भाई मैंने है ना 19-20 में रेंट पे कर दिया था, ठीक है,
और 19-20 में कब? 31/3/2020 को। तो क्या 31/3/2020 में मैं इस रेंट को पे करने के बेनिफिट ले पाया था? नहीं सर। उसके बेनिफिट कब लूंगा? सर उसके बेनिफिट आप लोगे 20-21 में, यानी कि अगले साल। तो इसका मतलब ये जो एक्सपेंसेस हैं ये किस साल ड्यू होंगे? ये पिछले साल ड्यू नहीं हुए थे जब मैंने इसको पे कर दिया था, अब ड्यू हो रहे हैं। तो सर ये करंट ईयर के एक्सपेंसेस का पार्ट है। तो हम क्या बोलेंगे? रिलेटेड टू करंट ईयर expenses. Therefore, it should be added to current year expenses if not included. ठीक है सर, आगे चलते हैं। क्लोजिंग प्रीपेड। अब देखो ईयर एंड हो गया। कौन सा ईयर एंड हो गया? जो करंट ईयर था वो एंड हो गया, और लास्ट में जाकर के मैंने कोई रेंट पे कर दिया अगले साल के लिए। तो क्या मैं इसके बेनिफिट इस साल ले पाऊंगा? नहीं सर, मैं इसके बेनिफिट नेक्स्ट ईयर ले पाऊंगा। तो ये करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। तो हम क्या कहते हैं? नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर एक्सपेंडिचर एंड रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। तो अब इसके साथ क्या करें? Therefore, it should be deducted from current year expenses if already included. If already included. ठीक है जी। इसको जरा आप इस तरीके से देख सकते हैं और बना भी सकते हैं। फुल स्क्रीन कर दिया है मैंने अभी से, अब सबको दिखाई दे रहा है। ये देखो एक एग्जांपल लिखा मैंने। क्या? सैलरी क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 70,000 रुपीज 21-22 की। 21-22 का डाटा दिया हुआ है हमें, उसमें 70,000 रुपीज लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट में बोला हुआ है कि सैलरी के अंदर 5,000 रुपए इंक्लूडेड थे जो कि रिलेटेड थे 20-21 से, यानी कि पिछले साल से, लास्ट ईयर से। अच्छा, सैलरी के अंदर इंक्लूड है करीब 1,000 रुपए जो कि रिलेटेड है किससे? 22-23 से, यानी कि नेक्स्ट ईयर से। ओके। और सर 500 रुपए इंक्लूड है जो 21-22 से ही रिलेटेड थे, यानी कि करंट ईयर से रिलेटेड। अब सोच करके देखो सर, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि सर ने ये तो बताया नहीं कि ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। बेटा जब भी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग प्रीपेड है या क्लोजिंग प्रीपेड है, जब भी एडजस्टमेंट में दिया हुआ होगा ना कोई, अनलेस एंड अनटिल नॉट गिवन इन एडजस्टमेंट के डेट ना दी हुई हो, तब तक हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट को क्या मानते हैं कि ये ईयर एंड की ट्रांजैक्शन है, ये ईयर एंड की ट्रांजैक्शन है। तो ये सब क्लोजिंग के वे में बोली गई। अब देखो सर, हमारे पास में है सैलरी इंक्लूड 5,000 रुपए रिलेटेड टू 20-21 मतलब लास्ट ईयर की, ये हमारे पास में लास्ट ईयर का था।
तो क्या लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस इस साल की हमारी सैलरी का पार्ट हो सकती है? आंसर इज, बोलो बोलो बोलो, नो सर। नो सर। तो सर हम इसको माइनस कर दें, यहां से लेस कर दो। यस सर। सैलरी फॉर 2021 भगा दो सर इसको यहां से। कितनी थी सर? 5,000। आने वाले साल के लिए हमने क्या कर दिया? हमने पे कर दिया नेक्स्ट ईयर के लिए 1,000 रुपए। तो क्या ये इस साल का पार्ट है? हाँ जी सर, ये जो सैलरी इंक्लूड 5,000 रिलेटेड टू 2021 है, ये पिछले साल की सैलरी जो हमने पे नहीं करी है अभी। हाँ जी, पे नहीं करी। वही पूछ रहा हूँ, पे नहीं करी कि करी है? सर ये यहाँ पे सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है कि जो सैलरी है ना, सैलरी है वो उसके अंदर इंक्लूड था 5,000 रुपए, जो कि पिछले साल से रिलेटेड था। और इस साल हमने सैलरी कितनी पे की है? 70,000। तो पिछले साल का बचा हुआ था, इस साल बचा हुआ है। ओके सर। पिछले साल का बचा हुआ है या फिर पिछले साल का पे हो चुका है, ये बताओ। नहीं सर, पिछले साल का इस साल वो ये सर, पिछले साल का बचा हुआ तो इस साल दिया है। हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा हम ना फीफो के हिसाब से चलते हैं। फीफो का मतलब पता क्या होता है? इन्वेंट्री के अंदर होता है ये सिस्टम, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, इसका मतलब ये है सर कि हमारे पास में जो हमने सैलरी पे की है ना, उसके अंदर लास्ट ईयर की सैलरी पहले से पे कर दी होगी। यानी कि सबसे पहले हमने इस 70,000 के अंदर कौन सा वाला पे किया होगा? ये 5,000 पे किया होगा। ठीक है जी, पहले ये 5,000 पे किया होगा। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि हमने जो 70,000 रुपए एक्चुअली कैश में पे किए हैं, उसमें से हमें क्या निकालना है? इस साल के लिए कितने एक्सपेंसेस बनते हैं, मतलब इस साल के एक्सपेंसेस कितने हैं वो निकालने हैं हम। तो सर हमारे पास में ये लिखा हुआ है कि 70,000 इस साल हमने एडजस्ट इस साल किए, उसके अंदर से हमने पिछले साल के निकाल दिए, और आने वाले साल के जो नेक्स्ट ईयर के हैं, जो कि प्रीपेड हैं, उनको भी माइनस कर दूंगा। तो लेस कर दूंगा क्या? सैलरी फॉर 22-23 कितना सर? 1,000 रुपए। ये भी लेस कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों, यहां पे तीसरी इंफॉर्मेशन के अंदर बोला गया है कि 500 रुपए रिलेटेड थे 21-22 से। हाँ तो ठीक है, हम 21-22 का ही तो डाटा बना रहे हैं। तो 21-22 के अंदर अगर 500 रुपए थे तो होने भी चाहिए और इंक्लूडेड भी है। तो कुछ नहीं करेंगे इसका, तो इसका कुछ नहीं करेंगे। जरूरी नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन दी हुई हो उसका कुछ करना ही है, क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड है। तो हमने क्या कर दिया सर? अपनी इस साल की सैलरी निकाल ली। हमारी इस साल की सैलरी कितनी आ जाती है? 6,000 माइनस कर देंगे तो 64,000। ये आ जाएगी हमारी सैलरी फॉर द ईयर 21-22। ठीक है जी। ये कौन सी वाली सैलरी थी? ये पेड थी। ये क्या था? पेड था। और ये हमने क्या निकाला? एक्चुअली जितनी हमारी इस साल की बनी वो है। ठीक सर? अच्छा जी, ये नोट कर लीजिए बेटा। तो इनकम होती है बेटा हमारे पास में, इनकम का कॉन्सेप्ट समझना है हमने। इनकम जो है दो तरीके से देखी जाती है, अर्न बट नॉट रिसीव। हमने अर्न तो कर लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? एक्रूड इनकम है। एक्रूड इनकम हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है। एसेट क्यों होता है? क्योंकि सर हमने अर्न तो कर लिया था लेकिन मिलेगा पैसा कब? फ्यूचर में। फ्यूचर में मिलने वाली या फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली चीज को हम क्या कहते हैं सर? एसेट कहते हैं। अच्छा, रिसीव्ड इन एडवांस होती है दूसरा टाइप, रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि हमने किसी से पहले ही पैसे ले लिए, तो ये क्या हो जाती है सर? हमारी लाइबिलिटी हो जाती है, ऑब्लिगेशन आ जाती है।
कि नेक्स्ट ईयर भी इसे सर्व करना पड़ेगा। अब सर ये जो हमारी एक्रूड इनकम होती है ये दो तरीके की होती है। ये एक्रूड इनकम हमारी दो तरीके की होती है, ओपनिंग एक्रूड और क्लोजिंग एक्रूड। ओपनिंग एक्रूड करंट ईयर से रिलेटेड नहीं होती, लास्ट ईयर से रिलेटेड होती है, क्योंकि मैंने इसकी सर्विसेज लास्ट ईयर प्रोवाइड की होती है। जो मैंने सर्विसेज लास्ट ईयर प्रोवाइड की थी, ठीक है, तो ये मेरी लास्ट ईयर के इनकम का पार्ट था। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा इसको करंट ईयर की इनकम से, अगर ये ऑलरेडी इंक्लूडेड थी तो। हमारे पास क्लोजिंग एक्रूड होती है, यानी कि हमने इस साल कुछ सर्विसेज दी लेकिन उसका पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ, एट द एंड ऑफ ईयर भी ये एक्रूड ही बना हुआ। तो सर इसका जो पैसा है वो हमें नेक्स्ट ईयर मिलेगा, लेकिन सर्विसेज तो मैंने इसी साल पे की है ना, सर्विसेज तो मैंने रेंडर की है किस साल, इसी साल। तो सर ये मेरी करंट ईयर की इनकम का पार्ट है, और करंट ईयर की इनकम का पार्ट है तो ऐड होना चाहिए, अगर ऑलरेडी इंक्लूड नहीं हुआ तो। अच्छा सर, ओपनिंग एडवांस अगर मैं किसी से एडवांस रिसीव करता हूं और एडवांस ओपनिंग में रिसीव करता हूं, तो उसके लिए मुझे सर्विसेज करंट ईयर में देनी पड़ेंगी, ठीक है ना, क्योंकि ओपनिंग एडवांस इज रिलेटेड टू लास्ट ईयर क्लोजिंग। तो पिछले साल मैंने किसी से एडवांस लिया था इनकम का, और उसके लिए सर्विसेज अब देनी पड़ेगी, तो ये मेरी करंट ईयर की सर्विसेज का पार्ट है, यानी कि करंट ईयर की इनकम का पार्ट है। तो मुझे इसको ऐड कर देना चाहिए अपनी करंट ईयर की इनकम में, क्योंकि ये इस साल जो है वो कमाई गई है। अच्छा, और क्लोजिंग एडवांस, अगर ईयर एंड पे मैं किसी से कुछ पैसा ले लेता हूं, तो वो पैसा, उस पैसे के लिए मैं सर्विसेज कब, नेक्स्ट ईयर में पे करूंगा, नेक्स्ट ईयर में रेंडर करूंगा, उसके लिए मैं सर्विसेज कब दूंगा, नेक्स्ट ईयर में दूंगा, ठीक है जी। तो सर एक तरह से हमारे लिए लाइबिलिटी बन गई ना ये तो। जी जनाब, जी जनाब, मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पे, ये देखिए लाइबिलिटी, मैंने यहाँ लिखा है भाई लाइबिलिटी। यस सर, ओके। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं सर, ये हमारे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो हम क्या बोल देते हैं सर, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, और इस साल की इनकम का पार्ट तो नहीं है, क्योंकि सर्विसेज मैंने इस साल नहीं दी है इसके लिए, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, इसको माइनस कर दीजिए करंट ईयर की इनकम में से, क्योंकि हमें तो सिर्फ करंट ईयर की इनकम ही लिखनी है, ठीक है जी। फटाफट से आप लोग इसको, अगर किसी सर एक बार नोट ओपनिंग वाला नहीं, बता दीजिए। कौन सा बेटा, रिसीव इन एडवांस ओपनिंग। ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस, ये वाला ना। हाँ मैं दोबारा बता देता हूँ, सुनिए ध्यान से बेटा। इसमें क्या होता है, लास्ट ईयर मैंने किसी से, देखो इस साल का ओपनिंग का मतलब क्या है कि अभी मैंने कोई काम शुरू नहीं किया, ये तो पिछले साल का था जो मेरा ओपनिंग में आ गया है, तो ये लास्ट ईयर से रिलेटेड कोई चीज थी। अच्छा, तो ये ओपनिंग में मैंने एडवांस लिया हुआ, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, क्लोजिंग में कोई एडवांस लिया, लास्ट ईयर क्लोजिंग में मैंने कोई एडवांस लिया था। लास्ट ईयर क्लोजिंग में अगर मैंने कोई एडवांस लिया था तो उसकी सर्विसेज मैं लास्ट ईयर नहीं दे पाया था, इस साल मुझे उसकी सर्विसेज देनी पड़ेंगी, और अगर मुझे इस साल उसकी सर्विसेज देनी पड़ेंगी तो इसका मतलब क्या है कि ये इनकम मैंने इस साल कमाई है, पिछले साल मैंने कमाई नहीं थी, सिर्फ रिसीव की थी, है ना। तो पिछले साल तो एडवांस में रिसीव कर ली थी, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला था कि मान लो आपने मुझे 12th क्लास के अंदर पैसे दे दिए, 12th क्लास के अंदर पैसे दे दिए, जब तुम्हारे 12th का एग्जाम था उसी दिन कहते लो सर ये पैसा ले लो, मैंने कहा भाई आप तो ऑलरेडी 12th की फीस दे चुके हो, अब क्यों दे रहे हो, तो आपने कहा नहीं रख लो। तो मैं अपने दिमाग में क्या सोचता हूँ कि अच्छा ये मेरे को फाउंडेशन की फी दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सीए फाउंडेशन के अंदर, तो 12th के अंदर क्या मैंने उसकी सर्विसेज रेंडर की थी, नहीं, सर्विसेज कब रेंडर करूंगा, अब सर्विसेज रेंडर करूंगा इस बार सीए फाउंडेशन के अंदर, तो इसका मतलब ये मेरी करंट ईयर की सर्विसेज का पार्ट है, यानी कि करंट ईयर की इनकम का पार्ट है, और अगर करंट ईयर की इनकम का पार्ट है तो ये मेरी इनकम में ऐड हो जाना चाहिए। समझ में आया बेटा? यस सर। ये लो मैंने इसको जूम कर दिया, सब बना लो फटाफट से।
अब देखो बेटा, हमारे पास में है ना फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमारे को क्या चाहिए होता है, हमारे को इस साल का प्रॉफिट चाहिए होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम तीन चीजें करते हैं, हम तीन चीजें बनाते हैं। नंबर वन तो हमने बनाया, ये क्या लिखा हुआ आ गया, पूनम जी ये क्या कलाकारी कर रही हैं आप? हाँ जी, देखो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ अपने एक्सपेंडिचर और इनकम की बात कर रहे हैं, एसेट्स या लायबिलिटी की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, और एक बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है। सर नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या आता है, डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस आते हैं और सर क्रेडिट साइड पे इनकम्स आती है। ओके, P&L अकाउंट का भी सेम सीन है, तो डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड पे इनकम्स, ये दोनों नॉमिनल अकाउंट। सर एक ही क्यों नहीं बना लेते, नहीं अलग अलग बनाते। इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बताता हूं पहले। हमारे पास में दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, ध्यान से सुन लेना। एक्सपेंसेस दो तरीके के होते हैं। हाँ सर आपने अभी बताया प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, नहीं अब उस बेस पे क्लासिफाई नहीं कर रहा। मैं कहता हूं हमारे पास दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होते हैं बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, सर प्रोडक्शन के टाइम जो एक्सपेंसेस होते हैं वो खाली डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हैं कि फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग तक, टिल मैन्युफैक्चरिंग, इफ अ पर्सन इज अ मैन्युफैक्चरर, टिल मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, दे आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, हमने कोई लेबर पे की, हमने कोई कैरेज इनवर्ड यानी कि अंदर लाने के लिए, माल को अपने पास लाने के लिए कोई रिक्शा का किराया दिया, हमने किसी तरीके से कोई ऑक्ट्रॉय चार्जेस पे किए, ठीक है जी, कोई डॉक चार्जेस पे किए, मान लो सामान बाहर से आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है जी, ऑक्ट्रॉय चार्जेस या फिर हम डॉक चार्जेस इस तरीके से देते हैं, ठीक है, और फिर हमने इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर दी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए यानी कि फैक्ट्री के अंदर और फैक्ट्री में लाने से पहले जितने तरीके के खर्चे तुम्हें दिखाई देते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है सर, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं सर एक्सपेंसेस आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। कई टीचर्स है ना इसको ये भी बोल देते हैं एक्सपेंसेस आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग टिल सेल, लेकिन ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। ऐसा बोलना गलत क्यों है, मैं देखो ये कह रहा हूं एक्सपेंसेस आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, मैंने ये नहीं बोला टिल सेल, टिल सेल नहीं, क्योंकि सर सेल होने के बाद भी हमारे कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं, जैसे कि हमारे बैड डेट्स हो जाते हैं, सेल कर दी क्रेडिट सेल, अब क्या मैं उसको प्रॉफिट मान लूं, नहीं सर,
बैड डेट्स हो जाते हैं कई बारी, तो हम क्या बोलते हैं, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि सर हमने कोई एडवर्टीजमेंट की, किसी तरीके का कोई ऑफिस एक्सपेंस किया उसके ऊपर, है ना, कोई भी एक्सपेंस किया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से रिलेटेड, कोई भी एक्सपेंसेस की आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब आपको क्या करना है, कोई एक्सपेंस आपके सामने आए, उसको सिर्फ ये देखना है कि हाँ भाई साहब, आप मैन्युफैक्चरिंग से पहले के एक्सपेंसेस हो या मैन्युफैक्चरिंग के बाद के एक्सपेंसेस हो। जैसे 1 मिनट के लिए मैं ये कहता हूं कमीशन टू, मेरे को जरा बताना, थोड़ी हेल्प करना मेरे को, कमीशन टू प्रोडक्शन मैनेजर, ये मैन्युफैक्चरिंग से पहले का है या मैन्युफैक्चरिंग के बाद का है? और कमीशन टू परचेज मैनेजर, बोलो सर। और एक और लिख देते हैं, कमीशन टू सेल्स मैनेजर। सर बात का है। नहीं, पहले बताओ किसके बारे में बात कर रहे हो? कमीशन टू प्रोडक्शन मैनेजर, बोलो सर Indirect expense. डायरेक्ट होगा ये भी। ये कमीशन टू प्रोडक्शन मैनेजर। अच्छा, कमीशन टू प्रोडक्शन मैनेजर, मैंने प्रोडक्शन करवाने के लिए कोई कमीशन पे की, ठीक है, और मान लो ये प्रोडक्शन की यूनिट के हिसाब से था कि भाई जितनी आप प्रोडक्शन पे करेंगे उसी के हिसाब से कमीशन मिलेगी। तो सर ये क्या है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है मैन्युफैक्चरिंग से पहले का, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद ही मिला है, लेकिन किसके ऊपर मिला है? मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन का मतलब क्या? मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर मिला। कमीशन टू परचेज मैनेजर, बताओ ये क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि मैंने बोला प्रोडक्शन परचेज मैनेजर को कि जाओ अच्छा बढ़िया माल खरीद करके लेके आओ। अच्छा, कमीशन टू सेल्स मैनेजर, ये क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि सर अब तो प्रोडक्शन हो चुकी है, अब तो सेल्स की बात है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, सिर्फ 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो जितने भी हमारे पास में डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हैं वो कहाँ आ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। और जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर वो कहाँ आ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है सर, ये बात तो आ गई समझ। अच्छा जी, आगे देखो। अब हमारे पास है ना, इनकम्स भी 2 तरीके की होती हैं। हाँ सर, आपने अभी बताया था एक्रूड और रिसीव्ड इन एडवांस। नहीं, वो नहीं। इनकम 2 तरीके की हैं, अलग बेस पे क्लासिफाई कर रहा हूं अब मैं। क्या 2 बेसिस है इसके? सर एक इनकम वो होती है जो कि रिलेटेड टू बिजनेस प्रोडक्ट होती है, और एक होती है सर इनकम अदर देन सेल ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट। अब जैसे मान लो हमारा ना ट्रेडिंग का काम था या मैन्युफैक्चरिंग का काम था, हम बहुत सारी आइटम बनाते थे और मैंने ना सेल किया। क्या सेल किया? जो अपना प्रोडक्ट था ना वो सेल किया। लेट्स से मैं बनाता था टायर, मैं बनाता था ट्यूब्स, ठीक है जी। तो मैंने सेल किया टायर और ट्यूब्स का, तो ये है क्या? रिलेटेड टू माय बिजनेस। अच्छा,
अब मैं क्या कहता हूं, मैंने ना, मेरा ना इस इनकम से ना मन नहीं भर रहा। मुझे किसी ने बताया कि आप है ना बैंक में एफडी करवा दो और वहां से इंटरेस्ट ले लो। तो मेरे को क्या मिली, एक इनकम मिली, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। मतलब पैसा कमाया और पैसा कमा करके मैंने एफडी करवा ली और एफडी से भी फर्दर इंटरेस्ट आ रहा है मेरे, तो ये भी एक इनकम है। अच्छा, किसी ने मुझे बताया कोई प्रॉपर्टी खरीद लो और उसे रेंट पे दे दो, तो रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी। सर ये सब तो पर्सनल हो गया ना फिर। अच्छा, सर ये सब तो फिर पर्सनल हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी, अभी आता हूं। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है, और डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम शेयर्स। तो पता है क्या, हम लोगों को ना ये समझ नहीं होती थी, जैसा मैडम ने बोला, शायद अनामिका जी थी, अगर मैं सही आवाज पहचान रहा हूं तो। यस सर। हम लोगों को ना ये ज्ञान नहीं था कि भाई पर्सनल जो हमारी इनकम है ना उसको हमें नहीं लिखना चाहिए, हमें उसे बिजनेस इनकम के साथ में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। भाई हम तो ये कहते हैं कि हमारे पास इनकम्स आ रही हैं, तो हमने इनकम्स को कहाँ लिख लिया, जो बिजनेस प्रोडक्ट से थी उसको भी लिख लिया बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और जो अदर इनकम्स थी ना उसको भी लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे चलो, अगर आपको ऐसा लगता है ना तो मैं एक और बात बता देता हूं। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स या फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब ये तो हमारी पर्सनल नहीं है ना, हमने क्रेडिटर्स को कोई सामान खरीदा था, हमने क्रेडिटर्स से 20 लाख रुपए देने थे और हमने 19 लाख रुपए दिए और क्रेडिटर भी खुश था फुल सेटलमेंट में, तो हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया। वो हुआ है बिजनेस के अंदर ही, लेकिन क्या डिस्काउंट रिसीव करना हमारा मेन बिजनेस था? जल्दी बताओ। नहीं सर। नहीं सर। गवर्नमेंट ग्रांट्स मेरे को मिले थे। गवर्नमेंट ग्रांट्स क्यों मिले थे? क्योंकि मैं एक अच्छा काम कर रहा था। मान लो मैं ये कह रहा था कि सर सरकार जिस चीज के ऊपर ग्रांट्स देती है काम करने के लिए, मैं ऐसा कोई काम कर रहा था। लेट्स से मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर एज एक पर्सन काम कर रहा था, मैं था, ठीक है, और मैंने अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, तो गवर्नमेंट ने कहा हाँ आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो अपने प्रॉफिट्स थोड़े से रख करके, इसके लिए हम आपको गवर्नमेंट ग्रांट्स दे देते हैं। तो वो मिला तो मेरे को बिजनेस की वजह से ही है, लेकिन क्या ये रिसीव करना मेरा मेन बिजनेस था? नहीं सर। तो इसलिए मैंने इसको बोला। कई लोग हैं ना इसको बोलते हैं डायरेक्ट और इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट और इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं होता सर इनकम के अंदर। इनकम के अंदर दो चीजें होती हैं, रिलेटेड टू बिजनेस प्रोडक्ट या फिर इनकम अदर देन बिजनेस प्रोडक्ट। अच्छा, अब जरा एक बात मेरी और ध्यान से सुनना, बड़े ही ध्यान से सुनना। अगर मान लो मैं एक पर्सन हूं जिसका काम ही यही है कि मैं दूसरों के बिजनेस में शेयर्स परचेज करता हूं, यानी कि मैं क्या हूं? एक इन्वेस्टमेंट कंपनी। मैं एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हूं, ठीक है जी। और इन्वेस्टमेंट कंपनी यानी कि मैं क्या करता हूं? मैं ये देखता हूं कि जी L&P के शेयर्स जो हैं या फिर प्रॉपर एंड गैम्बल के शेयर्स जो हैं वो ऊपर चले गए, तो वहां मैंने उनके जाके शेयर्स परचेज कर लिए। मेरा मेन बिजनेस ही यही था।
तो अब ये जो डिविडेंड रिसीव हुआ है शेयर से, ये कहां आएगा? ये अदर इनकम के अंदर आएगा या बिजनेस इनकम के अंदर आएगा? बिजनेस प्रोडक्ट, बिजनेस इनकम। हाँ जी। तो सर डिपेंड ये करता है कि आप काम क्या कर रहे हैं। आप अपने काम को देखेंगे और उस काम से रिलेटेड इनकम अगर आ रही है तो सर आप उसको बिजनेस इनकम के अंदर डालेंगे, अदरवाइज आप उसको अदर इनकम के अंदर डालेंगे। अच्छा सर, ठीक है। अब देखो, ध्यान से सुनो, ये आती कहां पे है? जो हमारे पास में ट्रेडिंग अकाउंट है, इसके अंदर आती है सर इनकम्स रिलेटेड टू बिजनेस प्रोडक्ट। और यहां पे आती है सर P&L अकाउंट में अदर इनकम्स। अदर इनकम्स, ठीक जी? हाँ सर, ठीक है। सोचो अगर मेरी बिजनेस प्रोडक्ट की इनकम जो है वो मेरे एक्सपेंसेस से ज्यादा है, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा सर? प्रॉफिट आ जाएगा। और इस प्रॉफिट को मैं क्या कहता हूं? ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों कहता हूं मैं इसको ग्रॉस प्रॉफिट? इसलिए कहता हूं सर क्योंकि अभी मेरे बाकी कुछ और एक्सपेंस एडजस्ट होने बाकी हैं और कुछ और इनकम्स मिलनी बाकी हैं। तो मैं इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहां लेकर के चला जाता हूं? ग्रॉस P&L प्रॉफिट अकाउंट को में। अपने पास में ये P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लेकर के चला जाता हूं। ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ जी वंश जी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? वंश बेटा बोलो, आपने हैंड रेज किया था। गलती से हो गया था। हेलो सर गलती से हो गया था। अच्छा, गलती से हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, अब इस ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर हम क्या करेंगे? इस ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर हम अदर इनकम ऐड करेंगे, क्योंकि देखो इधर की साइड ही लिखा हुआ है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। और अगर मेरी इनकम्स जो है वो फर्दर फिर से एक्सपेंसेस से ज्यादा रही तो ये क्या आ जाएंगे? मेरे नेट प्रॉफिट्स आ जाएंगे। नेट प्रॉफिट्स। अच्छा, अब ये जो नेट प्रॉफिट्स होते हैं ना, ये जो नेट प्रॉफिट्स होते हैं आर लाइबिलिटी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। टुवर्ड्स ओनर। यानी कि बिजनेस क्या कहता है कि ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी है, मैंने इसको अपने ओनर को देना है। देयरफॉर इट शुड बी एडेड टू कैपिटल। तो प्रॉफिट होने से हमारी कैपिटल इस वजह से बढ़ जाती है क्योंकि कैपिटल खुद भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइबिलिटी होती है टुवर्ड्स ओनर। ठीक है जी, तो ये प्रॉफिट का पार्ट भी उसके अंदर जुड़ जाता है। ठीक, मेरी इतनी बात समझ में आई? यस सर। नोट कर लो इसको जल्दी से, अगर नहीं किया तो। बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया है। आज क्लास जो है वो शेड्यूल टाइम से जो है वो आधा घंटा लेट शुरू हुई थी। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। बाय बाय।